Dear all students, yesterday we have studied about groups, subgroups, and ledgers, how to open ledgers, and we entered some ledgers also. Then we seen how the entities are posted into different type of books, that is, ledgers, trial balance, profit and loss, and different type of books related to the entities. Now today we will learn about vouchers. Yesterday I have also covered some syllabus of vouchers, but today we will start it from the scratch so that you may not feel any type of problem if you have. तो इसे हिंदी में कवर करके चलेंगे। वाउचर टाइप्स कितने होते हैं? तो वाउचर टाइप में कल भी मैंने बताया था। सबसे पहले F4 होता है, जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है। कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक टू कैश, कैश टू कैश और कैश टू बैंक एंट्रीज होती है। मींस ट्रांजैक्शन नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट होता है। एक जगह से अमाउंट दूसरी जगह पे जाता है और जो मालिक एक होता है उसी का ही अधिकार उस पर बना रहता है। ट्रांसफर में अधिकार चेंज नहीं होता, ट्रांजैक्शन में अधिकार चेंज हो जाता है। जैसे आपने कोई माल खरीदा मार्केट से 2,500 रुपये का, और आपने वो माल लिया, 2,500 रुपये दिए। यहाँ पे रुपए आपके हाथ से चले गए, अब उन पे आपका अधिकार नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है। अब आपने क्या किया, कैश रुपए आपके पास रखे थे, 1,500 रुपये उठा के आपने बैंक में जमा करा दिए। तो बैंक में जमा है या आपके पास रखे हैं, कैश में कोई परिवर्तन नहीं आया है, कैश बैंक में चला गया है। बैंक में 50,000 रुपये निकाल के अपने पास रख लिए, तो ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये ट्रांसफर है। ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके बाद बात आती है पेमेंट वाउचर की। तो पेमेंट वाउचर एक ऐसा वाउचर जिसके द्वारा किसी भी तरीके से पेमेंट किया जाता हो, चाहे वो चेक से किया जाता हो, चाहे डिमांड ड्राफ्ट से किया जाता हो, कैश में किया जाता हो, किसी भी फॉर्म में किया जाता हो, वो पेमेंट वाउचर से करते हैं। और F5 से सिलेक्ट किया जाता है। फिर आता है रिसीट। देखिए, ये कॉन्ट्रा है। फिर आता है रिसीट। रिसीट से अगर हमने कोई माल बेचा तब कैश आया, या किसी हमारे जो संडे क्रेडिटर्स हैं उनसे माल जो गया था संडे डेटर से, वो वापस आया पैसा उसके रेफरेंस में। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम रिसीट वाउचर के थ्रू करते हैं, जो F6 से होता है। अब हम F7 में आते हैं, तो जनरल वाउचर होता है। जनरल वाउचर में कल भी मैंने बताया था, एडजस्टमेंट की एंट्रीज होती हैं। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का। उन्हें एडजस्ट करने के लिए, ईयर एंड में तमाम सारे अकाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए इनका जनरल वाउचर्स का यूज होता है। फिर हम आते हैं जनरल वाउचर में दो इसमें वाउचर्स और आते हैं, एक डेबिट नोट और एक क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का यूज, अगर हमने कोई माल खरीदा था और वो खराब निकला, मतलब परचेज रिटर्न हमने की, तो ऐसी स्थिति में डेबिट नोट। और कोई माल हमने बेचा था, वो वापस आया, मतलब क्रेडिट नोट इसमें यूज होगा, उसके लिए यूज होते हैं। और सेल्स F8 से और परचेज F9 से। कोई भी माल हम बेचते हैं, चाहे कैश बेचें चाहे उधार बेचें, इससे करते हैं। तो इतने हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। डेबिट नोट को कंट्रोल प्लस F9 और क्रेडिट नोट को कंट्रोल प्लस F8 से यूज कर सकते हैं। अब इन्वेंटरी वाउचर्स की हम बात करते हैं, तो स्टॉक जनरल है। स्टॉक जनरल को अगर आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है, दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग स्टॉक एडजस्टमेंट। जहां कहीं पे भी अगर आपको स्टॉक का एडजस्टमेंट करना होता है, तो ऐसी स्थिति में स्टॉक जनरल वाउचर का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ट्रांसफरिंग स्टॉक फ्रॉम वन गोडाउन टू अनदर और रिकॉर्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। स्टॉक जनरल का मतलब स्टॉक जो भी आपके पास है उसे मेंटेन करते हैं। आप जैसे एक गोदाम से दूसरे गोदाम गोदाम में माल बेचते हैं, या आपने मान लीजिए कुकर आपकी कंपनी बनाती है, तो कुकर बनाने वाले को आपने अपना मटेरियल दिया, एल्यूमिनियम की सीट दी, हैंडल्स दिए, सीटी दी। तो ये क्या था, मटेरियल था जिससे कुकर फाइनल फिनिश्ड होके आपको मिलेगा। ऐसी एंटीज के लिए भी स्टॉक जनरल का यूज करते हैं। डिलीवरी नोट, जब आप कोई सेल्स वाउचर भरते हैं तो वो तो बिल होता है। बिल से, बिल का मतलब होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट से, और इसका डिलीवरी नोट का मतलब होता है हमारे जो डिपार्टमेंट है स्टॉक कीपिंग के, गोदाम्स वगैरह हैं वहां पे। डिलीवरी नोट में ये होता है कि कितना माल है, उसमें क्या क्या आइटम्स हैं,
इसके बारे में जानकारी दी गई होती है। इससे ज्यादा अकाउंट्स वगैरह का विवरण इनमें नहीं होता है। ठीक है। एग्जाम्पल है रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग गुड्स सेंड टू द कस्टमर फ्रॉम वेयर हाउस। वेयर हाउस से अपने गोदाम से किसी कस्टमर को माल भेजा, तो ऐसी स्थिति में डिलीवरी नोट का आप यूज करेंगे। रिसीट नोट, जब कोई माल प्राप्त होता है, हम कोई माल परचेज करते हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास प्राप्त होने वाला वो डॉक्यूमेंट रिसीट नोट कहलाता है। रिजेक्शन इन एंड रिजेक्शन आउट, कोई माल हमारे पास आया और वो हमने जो बेचा था, अगर वो माल हमारा वापस आ रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो खराब निकला, टूट फूट हो गई, या जो माल हमने भेजा था उसकी वजह दूसरा माल चला गया, या माल ज्यादा चला गया, कोई भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी रिटर्न हो रही है, आपकी सेल, है ना। और रिजेक्शन आउट, कोई माल जो हम वापस भेज रहे हैं वो रिजेक्शन आउट में। एग्जाम्पल देखिए, कस्टमर रिटर्निंग फॉल्टी प्रोडक्ट्स और यू सेंडिंग बैक डिफेक्टिव मटेरियल्स एज सप्लायर। किसी सप्लायर को डिफेक्टिव मटेरियल जो आपके पास में आया उसे भेज रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम रिजेक्शन आउट का यूज करेंगे। और अगर हमारा माल आ रहा है तो रिजेक्शन इन का यूज करेंगे। मेमो वाउचर, ये वाउचर ऐसे होते हैं जिसमें टेम्पररी एंट्रीज की जाती हैं, ऐसी एंट्रीज जिनके मामले में कुछ कोई चीज क्लियर नहीं होती, जैसे पार्टी क्लियर नहीं होती, या अमाउंट क्लियर नहीं होता है, डेट क्लियर नहीं होती है, तो इन्हें तब तक के लिए मेमोरेंडम वाउचर्स में रख लिया जाता है जब तक ये क्लियर नहीं होती। जैसे ही क्लियर होती हैं वैसे ही इनको पोस्ट कर लिया जाता है। रिवर्स जर्नल, इसमें रिवर्स एंट्रीज के लिए किया जाता है, एडजस्टमेंट करने के लिए, और ये आमतौर पर ईयर एंडिंग पे इसका यूज होता है। ऑप्शनल वाउचर हैं ये, आमतौर पर बहुत कम इनका यूज किया जाता है, और ये आपके कोर्स एंटी में भी नहीं आते हैं। अब वाउचर एंटी में हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आए यहाँ पे पेइंग रेंट यूजिंग कैश। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं और कैश के द्वारा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए आपके सभी के माइक्रोफोन अनम्यूट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ आप भी साथ में इनके जवाब दीजिए, तो आप भी रिफ्रेश होंगे, मेरे को भी पता लगेगा आपका नॉलेज लेवल क्या है। माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें एंट्री करनी है रेंट यूजिंग कैश, रेंट हमने दिया कैश के रूप में, कैसे होगी एंट्री? डबल एंट्री सिस्टम में दो अकाउंट चाहिए होते हैं। अब इसमें कौन कौन से दो अकाउंट हैं, कौन बताएगा? बहुत लोग आप लोग हैं, माइक्रोफोन ऑन करिए और कोई भी जो बोलना चाहता है बोलिए। भूमि, दिशा, दिव्या, मयूरी, मेघा, मोनिका, बहुत लोग हैं, पूजा, मुस्कान। ये एंट्री तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। सचिन, सलोनी, रागनी, राधिका, बहुत लोग हैं, सुफियान, सुमित गोयल। क्या होगी एंट्री इसकी? रेंट टू कैश। हाँ, रेंट टू कैश। अब इसमें दो अकाउंट होते हैं जो इससे प्रभावित होते हैं। दो कौन कौन से अकाउंट हैं बताइए? दो कौन कौन से अकाउंट हैं? सिंपल है, देखिए आप लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सभी को ये पता होना चाहिए। दो अकाउंट इससे प्रभावित होंगे, एक रेंट है और एक कैश है। रेंट जो है ये एक्सपेंस है, तो ये किस तरीके का अकाउंट होगा? रेवेन्यू। और कैश कैसा होगा बताइए? देखिए, अकाउंट्स में जब कोई चीज आती है तो डेबिट, और जाती है तो क्रेडिट। तो यहाँ रुपया जा रहा है तो रुपया क्रेडिट होगा, और रेंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। इस तरीके से हम इसकी एंट्री करेंगे। उसके बाद में ये किस में जाएंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे? बताइए भाई, आप बोल के जवाब दे सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, रेंट एक्सपेंस डी आर नेचर। ठीक है मयूरी। तो इस तरीके से इसकी जब हम एंट्री टैली में करेंगे तो कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? सबसे पहले कंपनी हम एक खोलेंगे, कंपनी खोलना आपको पता लग गया है। गेटवे ऑफ टैली में आएंगे, बाउचर्स में जाएंगे, और बाउचर्स में यहाँ पे ये कंप्लीट सही नहीं लिखा, ये गलती है। बाउचर में जाके हम सीधे एंट्री नहीं करेंगे, उससे पहले हम बनाएंगे उनकी लेजर्स। और लेजर्स कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है ना सभी को? बताइए, पता है कि नहीं इनकी लेजर कैसे बनाएंगे?
किसी को मालूम हो तो बताइए। अपने माइक्रोफोन्स को अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। देखिए, मेरे को अगर सिलेबस ही खींचना हो तो मैं बहुत जल्दी में सारा खींच दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोगों को पता लगे, तो पता करके चलिए आगे। देखिए, ये टैली है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। एजुकेशन मोड में हम जाएंगे और कंपनी देखिए, एक चाणक्य एसीएल खुली हुई है। अगर हम कंपनी नई खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे कंपनीज पर हम जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट। ठीक है। अभी हम कौन सी आरबीएस कॉलेज के नाम से हमने ली थी ये। अब इसमें हमें ये एंट्री करनी है कि 500 रुपये या 5,000 रुपये रेंट दिया। तो हम ये देखें कि हमारी लेजर्स पहले कौन कौन सी बनी हुई हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे आके चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में भी देख सकते हैं, लेजर्स में देख सकते हैं। लेजर में देखिए, क्या हमारी वो लेजर बनी है रेंट अकाउंट की? नहीं बनी है। और वो किस में आएगी? एक्सपेंसेस में। और एक्सपेंसेस कैसे? इनडायरेक्ट। तो देखिए, ये लाइबिलिटीज हैं, ये असेट्स हैं। लाइबिलिटीज में ये आपके एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेजर जब बनाएंगे, अगर इनडायरेक्ट में बना रहे हैं तो इसके नीचे आएगी। और कैश दिया है तो कैश हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ लेजर ये है। अब लेजर कैसे बनाते हैं आप पहले भी जान चुके हैं, है ना? तो यहाँ से देखिए, क्रिएट पाएंगे आप, क्रिएट लेजर, और यहाँ पे नाम देंगे रेंट अकाउंट। किसके अंडर में जाएगा? एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। बात खत्म हुई। तो अब हमारी दो लेजर यूज होंगी। एक ये होगी रेंट, और एक होगी कैश। दोनों लेजर हमारी बन गई हैं। अब हम बाउचर एंट्री करेंगे, तो बाउचर हाँ। एंट्री वो टैली में आके हम बाउचर्स में जाएंगे। बाउचर्स में आने के बाद जब हम, अभी पेमेंट बाउचर देखिए हमारा सिलेक्ट है, और हम पेमेंट ही करेंगे इनफैक्ट। तो डीआर कौन होगा यहाँ पे? रेंट अकाउंट। कितना? मान लीजिए 500 रुपये हैं, तो 500 रुपये। और सीआर आपका होगा कैश अकाउंट। कैश जा रहा है, 500 रुपये यहाँ पे आ गए। और जैसा नरेशन में आप लोग लिखते हैं, देखिए निगेटिव कैश बता रहा है कि 500 हमारे पास में थे नहीं, तो ये सीआर कैसे हुए। गलती अगर होगी तो ये तुरंत वहीं पे आपको बता देगा। अब यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग रेंट पेड इन कैश। ठीक। और डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर से नीचे डेट नहीं हो सकती। अब फाइनेंशियल ईयर इसकी डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर ज्यादा होगी और डेट कम होगी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। इसको देखना है तो देखो यहाँ पे 31 मार्च 2024 है, और यहाँ पे करंट पीरियड कितना है? 1 अप्रैल से 31 मार्च 2024। और करंट डेट 31 मार्च 2024। तो इसका ये जो डेट हमारी है, ये डेट हमारी हम रखें 1/1/2024। ठीक है। 1 जनवरी हो गई, चलो 1/4 होनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये इसी के बीच में ही है, इससे आउट नहीं है, है ना? तो अब यहाँ पे हम बाउचर दोबारा एंट्री करें। रेंट अकाउंट 500 रुपये, और कैश अकाउंट 500 रुपये। बार्निंग आएगी, और ये डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट 2 मई 2024। उससे पीछे नहीं हो सकती, गड़बड़ी हो रही डेट में कुछ। तो अच्छा ठीक है, 1 जनवरी 2024 जो है ना, 24-25 फाइनेंशियल ईयर में आएगा, इसलिए ये गलती है। यहाँ पे होना चाहिए इनफैक्ट 23। और हम कर दे रहे हैं 1/4/2023। अब देखिए हम फिर करते हैं। रेंट अकाउंट 500 रुपये, और कैश अकाउंट 500 रुपये। निगेटिव कैश है, उसकी वार्निंग आएगी। डेट क्यों नहीं एडजस्ट हो रही है? डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर। ओके, देखिए अभी करते हैं इसको। तो देखिए, अगर आपको डेट चेंज करनी है तो F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं, जिस तरीके से सामने दिख रहा है। और F
टू से डेट चेंज होती है। एक मिनट। और यहाँ पे अगर आप इसमें आते हैं तो देखिए एक पीरियड है। पीरियड में ये आपका अकाउंटिंग पीरियड है जो फाइनेंशियल ईयर होता है आमतौर पे एक साल का। वो आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पीरियड से डेट भी वो पीरियड भी चेंज हो सकता है। कई बार रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करने के लिए हम 2 साल या 3 साल तक का पीरियड इंक्लूड करके अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो देखिए हमारी रेंट वाली एंट्री हो चुकी है। अभी हमें कहाँ कहाँ मिलेगी? एक तो हमें मिलेगी बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट के आपको पता है कि रेंट गया है 545 रुपये, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 545 गया, इस पे एंटर मारेंगे तो रेंट पता लग जाएगा, रेंट के थ्रू गया है। ठीक है। तो इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो देखिए 545 रुपये का प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से लॉस दिख रहा है, क्योंकि हमने अब कमाई कोई नहीं करी, बेचा कुछ नहीं, किराया दे दिया 1 महीने का। और इसी तरीके से अगर आपको और रिपोर्ट जनरेट करनी है, ट्रायल बैलेंस देखना है, तो ट्रायल बैलेंस ये है। करंट असेट्स में 49,455 रुपये पड़ा हुआ है। तो मतलब कैपिटल अकाउंट से 5,000 रुपये, 50,000 हमारे पास आया था, उसमें से 545 रुपये खर्चा हो गया। ठीक। इसी तरीके से अगर आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग देखें। रिसीवेबल पेबल अभी सब जीरो होंगे क्योंकि ना कोई माल बेचा है ना कोई खरीदा है। लेजर में जाएंगे तो लेजर में जरूर आपको कुछ दिखाई देगा। अगर जैसे कैश में देखेंगे तो कैश का मटेरियल दिखाई देगा। देखिए कैश फ्लो में, तो कैश फ्लो वही दिखा रहा है, एक 50,000 का इनफ्लो है जो हमारे पास पैसा आया है। कहाँ से आया? कैपिटल से, वो आप सभी को मालूम ही है। और आउटफ्लो है 545 रुपये का, जो पैसा हमने दिया है ना। अब यहाँ से हम चलते हैं अपनी उसी रिपोर्टिंग की तरफ, जो नोट्स है हमारे। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि किस तरीके से हम इन बाउचर्स को एंट्री करेंगे। ठीक है। आगे देखिए एंटर द अमाउंट। ये हमारा क्या, एक ये एंट्री हमें करनी है पेमेंट बाउचर की। पेइंग रेंट यूजिंग कैश। तो ओपन टैली एंड सिलेक्ट कंपनी, गो टू बाउचर्स एंट्री, सिलेक्ट पेमेंट बाउचर F5 से, इंटर डेट, सिलेक्ट बैंक और कैश। तो ये एंट्री हम लोग अभी कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर किसी को दोबारा करनी हो तो बताइए, मैं दोबारा करके भी दिखा दूंगा। तो रेंट पेड अकाउंट डेबिट होगा, और अगर हम कैश दे रहे हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, बैंक से दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। वाउचर सेव करेंगे और ये सेव हो जाएगा। ड्यू पेमेंट वाउचर, डे बुक में जाके हम उसको, या लेजर बुक में जाके हम इस एंट्री को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एबीसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक कोई कंपनी है जो क्या करती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम करती है। आपको समझाने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट को ले लिया है अपने एंटीज में। परचेज ऑफ मटेरियल, क्या क्या परचेज करती है? सीमेंट, ब्रिक्स और स्टील। पेमेंट ऑफ लेबर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर सर्विसेज, बिलिंग टू क्लाइंट फॉर प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। ये मटेरियल परचेज, ये 4 चीजें करते हैं। और लेबर को और उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स को जिनकी सर्विसेज ये ले रहे हैं उन्हें पेमेंट करते हैं। और बिलिंग टू द क्लाइंट्स फॉर प्रोजेक्ट माइलस्टोन, जब कभी प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेजेस में, जैसे जब नींव रखी जा रही तब कुछ और, आधा बन गया तब कुछ और, फिनिश होने से पहले कुछ और फिनिश होने के बाद फाइनल पेमेंट, इस तरीके से अलग अलग स्टेजेस में ये पेमेंट लेते हैं। ये हमें इन्हें बताना है। ये ये एंट्रीज करनी है। और जनरल एक्सपेंसेस जैसे मशीनरी का किराया देना है, शटरिंग वगैरह होती है उसका किराया देना है, और जो टैक्स हमारे ऊपर बनते हैं उनका पेमेंट है। टैली में अब हम इन्हें कैसे करेंगे समझ लीजिए। गेटवे ऑफ टैली में लेजर क्रिएट करनी, पहले तो कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी का नाम क्या होगा? एबीसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड। मैं आगे बढ़ूं या इसी के नाम से एंट्रीज करता हुआ चलूं, इसी कंपनी इसी के नाम से बना लूं? बताइए क्या चाहेंगे आप लोग। एबीसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बना के जो एंट्रीज है उन्हें करते हुए चलूं, या समझा दूं तो ऐसे काम चल जाएगा? आप लोग माइक्रोफोन से अनम्यूट कर सकते हैं। सर करके समझा दो। चलो करके समझा देता हूँ।
तो देखिए, एबीसी कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड है, तो आपको मालूम है टैली में कंपनी हम कैसे बनाते हैं, ये तो पता लग गया सभी को। यस सर। आप क्या करेंगे, यहाँ से कंपनी, और कंपनी में ये है क्रिएट, सबसे पहले इस पे हम आए, और यहाँ पे एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। इसका स्टेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, ये हम दे दे रहे हैं, और 1 अप्रैल 2024 से ये स्टार्ट हो रही है, कंपनी बन गई। ठीक है, यहाँ तक अकाउंटिंग हमें एक्टिवेट करके रखनी है, बिल वाइज डिटेल्स को हमें नो रखना है, इन्वेंट्री जरूरत पड़ेगी अंदर तब देखा जाएगा, जीएसटी को भी नो रखेंगे हम लोग। ये कंपनी हमारी बन गई, देखो, एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसमें क्या कह रहा है, की ट्रांजेक्शन्स, परचेज ऑफ मटेरियल्स, ये लेना है, सेटिंग ऑफ ये, क्रिएट लेजर्स फॉर पार्टीज एंड मटेरियल्स, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट इन्फॉर्मेशन में लेजर में जाके क्रिएट हमें करना है शर्मा सीमेंट सप्लायर नाम की कंपनी, एक सप्लायर हमारा है। तो इसकी लेजर कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और लेजर पाएंगे। लेजर का क्या नाम है, शर्मा सीमेंट सप्लायर्स। देखो, शर्मा सीमेंट सप्लायर्स किसके अंडर में आएगा, कोई माल हमें दे रहा है तो वो हमारा क्या होगा, क्यों भाई, संडी डेटर या संडी क्रेडिटर। देखो, जिन्हें हमें पेमेंट देना होता है वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, तो इससे हम माल ले रहे हैं, इसे पेमेंट देंगे तो ये क्या होगा, संडी क्रेडिटर। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये संडी क्रेडिटर होगा, ठीक। आप शर्मा का कोई एड्रेस वगैरह है, सब कुछ यहाँ भर सकते हो, इनका स्टेट, कंट्री, पिन कोड वगैरह, अगर इनका ओपनिंग बैलेंस कोई है तो वो यहाँ पे भर दो। आप देखो, शर्मा की बन गई लेजर हमारी। दूसरी है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड क्या है, ये कस्टमर है हमारा। कस्टमर हमारा जो होता है वो संडी डेटर में आता है, जो हमें पेमेंट देगा। तो यहाँ पे आ गए हम लोग टैली में दोबारा, यहाँ पे हमने ये किया, और यहाँ संडी डेटर लिया, ठीक। इसको भी हमने सेव कर दिया। अगली हमने कंपनी फिर देखी कौन है, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील। अब ये प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस के 3 अकाउंट अलग अलग बनाए हैं। सीमेंट, अब यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप है। परचेजिंग मटेरियल, सीमेंट, ब्रिक्स एंड स्टील, 100 बैग्स ऑफ सीमेंट। तो शर्मा सीमेंट सप्लायर जो है वो हमें 100 बैग सप्लाई के दे रहा है, ठीक है। इनको कैसे करेंगे, परचेज बाउचर लेंगे, और यहाँ पे परचेज वाउचर में शर्मा सीमेंट सप्लायर परचेज लेजर, सीमेंट परचेज, इन्वेंट्री डिटेल्स में 100 बैग्स। ये असल में जो एग्जाम्पल है ये सही तरीके से क्रिएट हुआ नहीं है अभी इसमें। अब जैसे ये बैग्स हैं, बैग एक यूनिट होती है आपकी इसकी क्या कहते हैं, इन्वेंट्री की। तो ये हमें बनाने की जरूरत है अभी, है ना। तो परचेज लेजर में सीमेंट परचेज, ये परचेज लेजर के अंडर में है, ठीक है। अंडर परचेज लेजर, लेजर सेलेक्ट सीमेंट परचेज। तो अब परचेज जो हमने पहले यहाँ पे देखी हमने कोई बनाई है, परचेज अभी हमने कोई बनाई नहीं थी, तो हम सीमेंट परचेज कर दें, इसमें आएगा परचेज में, ठीक है। और क्या है, सीमेंट परचेज और ब्रिक्स परचेज, ये भी परचेज में ही जाएगा। और थर्ड है हमारा, देखो, स्टील। अब यहाँ एक चीज है देखने वाली जो इससे क्लियर नहीं हो रही, वो ये है कि जो आप सीमेंट परचेज करते हैं उसकी संख्या किस में नापी जाती है, बैग्स में। तो बैग की हमें एक यूनिट बनाने की जरूरत है। देखो, देखो यहाँ पे हमें क्या करना, क्रिएट, और क्रिएट में क्या,
यूनिट, और यूनिट क्या है, वैग। फॉर्मल नेम हम वैग्स रख के दे रहे हैं, डेसिमल्स की इसमें जरूरत नहीं है। तो ये हमारी एक यूनिट ये बन गई। अब देखिए, इन्वेंटरी डिटेल्स 100 बैग्स ऑफ सीमेंट, इंटर रेट इतना, एक्सेप्ट द एंट्री, एंटी समरी। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, बाउचर भरना है। तो हम आएंगे यहाँ से निकल के, बाउचर एंट्री, और कौन सा बाउचर होगा, देखो ये परचेज दिया हुआ है, परचेज बाउचर। अब परचेज बाउचर में, परचेज में तीन चीजें होती हैं, ध्यान रखिए। ये मोड है, आइटम मोड है, और यहां से ये मोड चेंज होते हैं। देखिए, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और बाउचर इनवॉइस। तो हमें सीमेंट की बोरी ले रहे हैं, इसका मतलब आइटम इनवॉइस हमारी रहेगी। इनवॉइस नंबर आप जानते ही हो, जो भी आपको डालना हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, सीमेंट इन्होंने परचेज किया शर्मा सीमेंट सप्लायर से 50,000 रुपए का। ठीक। तो अब इसकी एंटी वास्तव में कैसे होनी चाहिए, इसका कोई वो भी होगा, सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा। हम मान लो SUPL/0001 हमने कर दिया। डेट कब, 1 अप्रैल को परचेज किया, किससे किया, शर्मा सप्लायर से किया। परचेज लेजर हमारी कौन सी है, सीमेंट परचेज। और अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्टॉक आइटम हमने अभी तक बनाया नहीं है, तो स्टॉक आइटम हमें और बनाना पड़ेगा। और स्टॉक आइटम क्या है हमारा, देखिए, स्टॉक आइटम हमारा है सीमेंट बैग। ठीक। तो स्टॉक आइटम को हमें और क्रिएट करना पड़ेगा। आइटम हम वहीं से बैग जाके वहां से क्रिएट कर सकते हैं, या यहाँ से LC प्रेस करेंगे। तो देखो क्या आ रहा है, स्टॉक आइटम क्रिएशन। स्टॉक आइटम में हमने दिया यहाँ पे सीमेंट बैग, वो हमने बनाई थी लेजर, और ये बना रहे हैं हम आइटम। प्राइमरी में होगा, कैटेगरी में, और इसकी यूनिट होगी बैग। ये आइटम क्रिएट हो गया। सीमेंट बैग्स कितने खरीद रहे हैं, देखो 100 बैग्स, 100 बैग्स। रेट कितना है, 500 रुपये पर बैग। कितना हो गया अमाउंट, 50,000। देखो इसमें ये आ रहा है, 50,000 का अमाउंट हो गया। तो ये एक चीज खरीदी गई। अब पेइंग फॉर मटेरियल्स, 50,000 रुपये का जो माल खरीदा है वो बैंक ट्रांसफर हम शर्मा सीमेंट्स को कर रहे हैं। तो यहाँ पे F5 से पेमेंट होगा। HDFC बैंक है मान लीजिए हमारे पास, उसमें रुपया पड़ा हुआ, उससे हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक। एंटीज इसकी ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्योंकि HDFC बैंक में हमने कोई रुपया डाला नहीं है, और रुपया डाला नहीं है तो वहां से निकालेंगे, तो जब निकालेंगे उस समय वो एरर देगा। देखो, इसको अभी हमने सेव कर दिया। अब हमें शर्मा को पेमेंट करना है, तो हम पेमेंट वाउचर पे आएंगे। अब पेमेंट्स में हम सिलेक्ट किया शर्मा सीमेंट सप्लायर्स, कितना, 50,000। देखो, CR था 50,000, एंटी करते ही जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे CR हम किससे कर रहे हैं, HDFC बैंक से। अब HDFC की भी लेजर नहीं बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, LC करके कहीं से भी जा सकते हैं लेजर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे HDFC बैंक, तो किस में आएगा, बैंक अकाउंट में। ठीक। अब ये अकाउंट नंबर आपका कितना है उसका, ये आप दे देंगे। IFS कोड उसका जो भी हो, गलत है तो ये यही बता देगा गलत है ये। और स्विफ्ट कोड है, बैंक का नाम क्या है, और ये ब्रांच वगैरह। अगर ये आपका ओरिजिनल टैली होता तो यहाँ पे सारी बैंक्स की लिस्ट आ जाती। ओरिजिनल टैली नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, ये केवल एजुकेशन मोड में है। आप क्या चेक्स वगैरह को आपको अल्टर चेक करना है जी, अभी हमें कुछ करना नहीं है, हम सीधा से इसको सेव कर रहे हैं। आप देखो, ये यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। अब 50,000 रुपये जा रहे हैं, रेड कलर में शो कर रहा है, और आगे प्रॉब्लम भी बताएगा कि बैंक में पेमेंट था नहीं, आप पेमेंट कर कैसे रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, आप चेक से कर रहे हैं, तो चेक का कोई नंबर होगा, चेक नंबर मान लीजिए ये है, ये हम यहाँ पे डालेंगे। चेक, DD, इन्हें सभी को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट डेट क्या है, 1 अप्रैल को ही हम पे कर रहे हैं। तो देखो, ये पेमेंट हमारी यहाँ पे हो गई, और एंटी हो गई हमारी पूरी। देखिए,
ये 50,000 की एंट्री हो गई। अब सब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट फॉर लेबर वर्क, हमने एबीसी कंस्ट्रक्शन ने 1 लाख रुपए लेबर सर्विसेज के दिए। तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक अकाउंट से एचडीएफसी से गए, कितने गए, 1 लाख गए। सिलेक्ट एबीसी कंस्ट्रक्टर्स, अंडर पर्टिकुलर सिलेक्ट एबीसी कंस्ट्रक्टर, यू पे एबीसी कंस्ट्रक्टर, ये ठेकेदार है जो आपके अंडर में काम कर रहा है, इसको आपने 1 लाख रुपए पेमेंट किया। तो फिर वैसा ही होगा, देखो आप कर चुके हैं कि एबीसी कंस्ट्रक्टर नाम की लेजर नहीं बनी है, तो इस लेजर को या तो यहीं से एलसी प्रेस करे बना सकते हैं, या यहाँ पे आके क्रिएट पे जाके लेजर एबीसी कंस्ट्रक्टर। अब एबीसी कंस्ट्रक्टर है, इसे हम पैसे दे रहे हैं, तो इससे हमारा रिलेशन क्या होगा, संडे क्रेडिटर का। ठीक है, क्रेडिटर्स जिन्हें हम पेमेंट देते हैं और डेटर्स जिनसे हम पेमेंट लेते हैं, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर लेजर बन गई। यही काम आपको एक्चुअल करना पड़ेगा जहां भी कहीं आप जॉब करेंगे। अब वाउचर है, इसे पेमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपए, तो डी आर कौन, एबीसी, कितना, 1 लाख रुपए। और सी आर कौन, हमारी एच डी एफ सी बैंक। अब एच डी एफ सी में पैसा तो कोई था ही नहीं, तो ये 1,50,000 और हो गया। लेकिन एंट्री ये इसी तरीके से होगी, यहाँ पे चेक नंबर आपको डालना पड़ेगा, जो भी हो वो डाल। ठीक है, तो ये एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो, माइक्रोफोन आपके अनम्यूट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो मेरे से, कहीं भी दिक्कत हो। तो देखिए, ये एंट्री आपकी हो गई पूरी, डेबिट हो गया एबीसी और क्रेडिट हो गया एचडीएफसी। अब बिलिंग क्लाइंट फॉर वर्क डन। अब XYZ XYZ डेवलपर नाम का आपका क्लाइंट है, जिसके लिए आप मकान बना के दे रहे हो, फॉर कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट माइलस्टोन 20% ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का 20% कंप्लीट हो गया है। अब आप XYZ को 5 लाख रुपए का बिल इसके ऊपर रेज कर रहे हो। तो बिल रेज मतलब सेल्स है आपकी, सेल्स के लिए F8 प्रेस करना पड़ेगा। XYZ का क्या लेजर बनी है, ये है XYZ डेवलपर्स की। ठीक, तो XYZ डेवलपर पे 5 लाख का आप क्रिएट करेंगे एक बिल। तो ये कैसे करेंगे, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट सेल्स है, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स नाम का क्या आपका वो बना है लेजर, देखो कॉन्ट्रैक्ट सेल्स नाम का नहीं बना है। तो कॉन्ट्रैक्ट सेल्स नाम का एक तो यहीं से एलसी करके आप बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट सेल्स किस में रहेगा, सेल्स अकाउंट में। तो ये आ गया। और यहाँ पे हमने डेबिट में कितना, 5 लाख है ना, और क्रेडिट कौन होगा, XYZ डेवलपर्स। इसके ऊपर हमने ये बिल जनरेट कर दिया। अब देखिए आप एंट्री, ये एंट्री यहाँ पे ये हुई है XYZ 5 लाख और कॉन्ट्रैक्ट सेल्स। देखिए इसमें, ठीक है भाई, तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। नो कैश और बैंक क्रेडिटेड। अब यहाँ बता रहा है कैश और बैंक कोई क्रेडिट नहीं हुए हैं। तो अगर आप बिल रेज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेमेंट या रिसीट वाउचर यूज कर रहे हो तो उसमें एक बैंक या कैश का DRS होना ही चाहिए। ये हम गलत कर रहे हैं, किस वाउचर में कर रहे हैं, पेमेंट में, होना किस में चाहिए, सेल्स में। तो सेल्स में हमने लिया, और यहाँ पे मोड चेंज करके वाउचर मोड में लाना है इसको। ये वाउचर मोड में आ गया। XYZ 5 लाख और कॉन्टैक्ट सेल्स 5 लाख। अब देखिए एंट्री हो गई। अगर गलती से आपने वाउचर कोई दूसरा सिलेक्ट कर रखा है तो भी टैली आपको बता देगा कि आप ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आगे ये क्या है, रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम क्लाइंट। अब XYZ से 3 लाख रुपए हमें प्राप्त हुए बैंक के द्वारा। ठीक,
तो F6 वाउचर का रिसीविंग के लिए यूज होगा। XYZ डेवलपर होगा। अमाउंट 3 लाख हो गया। और बैंक पेमेंट रिसीट, तो हमारी बैंक है HDFC, तो हम HDFC में ही ले जाएंगे। और ये सारे अकाउंट्स आपको मालूम है बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, रिसीट वाउचर, इसमें क्रेडिट कौन होगा, XYZ। कितना उससे लेना था, 5 लाख, और ये दे कितना रहा है, 3 लाख। देखिए 2 लाख रह जाएगा उसके पास। और डेबिट कौन होगा, HDFC बैंक। ये HDFC बैंक में हमारे पास 3 लाख रुपए आ गया। और जो भी डिमांड ड्राफ्ट नंबर या चेक नंबर से आया हो वो आप यहाँ पे डालिए और इसको कंप्लीट करिए। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना आप लोग, ये जो बैंक का नाम आ रहा है, ये बैंक वो बैंक है जिसमें जिसका उसने चेक दिया है। समझ रहे हैं आप। जैसे उसकी बैंक है, मान लो कोटक महिंद्रा, उसने चेक दिया अपना कोटक महिंद्रा का, तो इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। तो देखो यहाँ तक एंट्री हो गई। अब जनरल एक्सपेंसेस हैं, 20,000 रुपए रेंटिंग मशीनरी के दिए। वाउचर पेमेंट ही होगा, मैं पेमेंट कर रहे हैं तो। और बैंक से होगा। और मशीनरी रेंट का, मशीनरी रेंट जो आप यूज करेंगे, तो इसकी मशीनरी रेंट की तो अभी फाइल हमारी बनी नहीं है, लेजर, देखो नहीं बनी है ना। तो अब आप पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट किसको, मशीनरी रेंट को। LC करिए, मशीनरी रेंट, ये एक्सपेंस है हमारा, डायरेक्ट है। कितना दे रहे हैं, 20,000। और किससे दे रहे हैं, बैंक से। देखिए उतना अमाउंट उसमें कम हो गया। आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस दे रहे हैं, टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। देखिए पेमेंट करने के लिए GST आपको पढ़ना पड़ेगा, कि GST कैसे आप पेमेंट करेंगे। और GST पेबल अकाउंट और HDFC अकाउंट, इसे मैं अभी छोड़ रहा हूँ, GST में मैं इसे कवर करूंगा। अब देखिए रिपोर्ट जेनरेट करनी है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप यहाँ पाएंगे तो ये स्थिति आपको देखनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट सेल 5 लाख रुपए, देखो आ रहा है कि नहीं, आपको मालूम ही है ये प्रॉफिट एंड लॉस है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट सेल्स कितना है, 5 लाख। तो यहाँ देखिए, एक मिनट, सेल्स अकाउंट ये है आपका, इस पे एंटर मारोगे तो कॉन्ट्रैक्ट सेल्स आएगी, ये है 5 लाख। और एक और होता है यहाँ पे, L+F5 होता है, तो ये आने लगा, देखो नीचे डिटेल आने लगी। कॉन्ट्रैक्ट सेल से 5 लाख रुपए। अगला है सीमेंट परचेज 50,000। तो देखो सीमेंट परचेज है, ये है 50,000। उसके बाद में सब कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए दिए, एक्सपेंसेस साइड में होगा। तो सब कॉन्ट्रैक्टर, ये एक्सपेंस की एंट्री है, तो एक्सपेंस की एंट्री आपको मालूम ही है कहाँ जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह ये जो दिख रहा है कॉन्ट्रैक्टर का, इस पे एंटर मारिए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, और ये उसी में ही शो होगा, ठीक है। और टोटल एक्सपेंसेस 1,95,000 रुपये। तो एक्सपेंसेस का हम देखना चाह रहे हैं, तो हमें जाना पड़ेगा किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। और उसके बाद मशीनरी 20,000 रुपये है, तो मशीनरी का देखिए, मशीनरी का भी पेमेंट ही है, ये आ रहा है, मशीनरी रेंट 20,000 रुपये। नेट प्रॉफिट 4,80,000 रुपये का इस हिसाब से ना हो रहा है। और नेट प्रॉफिट 3,05,000 का। टोटल एक्सपेंसेस ये, अब इसमें कुछ चीजें जो हमने टैक्सेस वगैरह की एंट्री नहीं करी हैं, तो उसके हिसाब से नहीं आएगा। अब हम बैलेंस शीट देखें, तो इससे पहले क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस था, हम लोग गलत देख रहे हैं थोड़ा सा। प्रॉफिट एंड लॉस ही है, ठीक है। और ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट आ रही है।
बैलेंस शीट में कॉन्ट्रैक्ट सेल्स 5 लाख। अब यहाँ पे डिटेल नहीं दिखाई देती तो L+F5 करें। ठीक है। और एंट्रीज इसमें कुछ छूट भी गई हैं जिसकी वजह से प्रॉपरली ये मैच नहीं हो रहा है। मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बैलेंस शीट का है 355। ओनर्स कैपिटल देखो कितनी है। ये एंट्रीज कहीं ली गई हैं कहीं नहीं ली गई हैं, इस वजह से ये गड़बड़ और कर रही हैं। ओनर्स कैपिटल को आप कहाँ से देख सकते हैं? लाइबिलिटीज में होना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में आ नहीं रहा है क्योंकि वो एंट्री ही नहीं करी है। ओनर्स कैपिटल की कोई एंट्री थी ही नहीं। अब यहाँ ये बता रहे हैं 3,05,000 रुपये है, तो 3,05,000 रुपये ओनर्स कैपिटल के में अपन देखें कैपिटल अकाउंट में क्या है कहीं कोई एंट्री? अकाउंट बुक्स, लेजर्स। अब यहाँ पे कैपिटल नाम का कोई नहीं बनी है अभी तक। क्या? लेजर। तो एंट्री तो होगी कहाँ से उसकी? तो ये है, शुरू से एंट्रीज कहीं और से उठा ली, इसमें कहीं से और से उठा ली। मैं देख के इसे कि आप एक बार चेक करके कंफर्म करके एंट्रीज करवाऊंगा जिससे मैच भी प्रॉपर हो जाए। यहाँ तक जैसा भी है उसे आप केवल समझ लीजिए। आगे देखिए। इन एंट्रीज को छोड़िए। स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में सीमेंट की 100 बैग्स और इनवार्ड और 50 बैग्स आउटवार्ड। 50 बैग्स हमने किसी को अभी दिए नहीं दिए, लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि 50 बैग आपके जा चुके हैं, उसकी एंट्री नहीं हुई है। ईंटें देखो अभी तक हम लोगों ने खरीदी नहीं है, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 500 ईंट खरीदी गई और 300 उसमें से इस्तेमाल हो गई, 200 बची हुई होनी चाहिए। इनकी वैल्यू 10,000 है। स्टील हम लोगों ने अभी तक खरीदा नहीं है। ऊपर कोई एंट्रीज हैं ऐसी खरीदने वाली कहीं जो हम लोगों ने ना देखी हो? एंट्री है नहीं वो, वैल्यूज नहीं है उठा। सर। एंट्रीज है नहीं, वैल्यूज उठा ली है। मैंने भी असल में कॉपी किया है ये डेटा, चेक नहीं किया। इस वजह से ये मिलेंगे नहीं प्रॉपर। अब कैश बुक में देखिए कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस 0। उसके बाद में शर्मा सीमेंट सप्लायर को 50,000 दिए, एबीसी कंस्ट्रक्शन का 1 लाख, और XYZ से 3 लाख, और क्लोजिंग अकाउंट 1,55,000। तो हम देखें कि क्या क्लोजिंग अकाउंट इसका कैश का क्या बता रहा है। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले बुक्स में और अकाउंट बुक्स में कैश, तो कैश का 1,30,000 बता रहा है। इसके हिसाब से 1,55 होना चाहिए, तो वो एंट्रीज प्रॉपर है नहीं अपने आप में। जीएसटी रिपोर्ट्स अभी हम अप्लाई करेंगे नहीं इन पे। अब ये एडवांस फीचर्स का आता है पार्ट, तो इसको हम कल ही रखेंगे, आज भी टाइम पूरा होने जा रहा है। और कल एक्चुअल एंट्रीज लेंगे जो आपकी प्रॉपर मैच भी हो। ठीक है। यहाँ तक अगर किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए आप। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो? किसी क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है, तो फिर सेशन को कंप्लीट किया जाए आज। सर इनकी यूनिट्स कब तक मिल जाएंगी? कोई कुछ कह रहे हैं क्या? सर इनकी यूनिट्स कब तक मिल जाएंगी? नोट सर। इंशाल्लाह बस 2-3 दिन में प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। ठीक है। और ओके सर। आपकी जो उसकी डेट है असाइनमेंट्स की, उसे भी जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा देंगे, आप लोग कतई टेंशन मत लेना। ठीक है। तो देखिए इसके बाद में हम लोग यहाँ से, मैं रिकॉर्डिंग और ऑफ कर दूं। अभी भी कुछ पूछना है किसी को तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक ये चीज पूछनी थी कि असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज है वहाँ पे रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों मेंशन करना जरूरी है क्या? कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
क्या सर? दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मतलब दोनों मेंशन करना सही है ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक भी मेंशन किया तो चल जाए? दोनों कर देंगे ज्यादा अच्छा ठीक सर, ओके। रहेगा। एनी मोर क्वेश्चंस?